हेलो बच्चों, इसके पहले हम अपने वीडियो में लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़े थे। लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ चुका था। अभी तो हम लेक्चर 3 की बात करेंगे। लेक्चर 2 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। कूलॉम्स लॉ से एक नया टॉपिक आया था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यह एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक जो है वह है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये टॉपिक्स आज हैं। तो उससे पहले हम लोग आज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में जानेंगे। परमिटिविटी, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है, फर्स्ट थिंग, ये किसी मीडियम का होता है। किसका होता है? किसी मीडियम का। जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे 10th में, वैसे ही किसी मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। ये बताता है कि जो मीडियम होता है, मान लीजिए कोई मीडियम है, मान लीजिए हमने एक मीडियम ले लिया वाटर। ठीक है, ठीक है। इस वाटर में कोई दो चार्ज है। मान लीजिए हमने एक यहां पे चार्ज रख दिया Q1, ठीक है, और यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया Q2, या ग्लास, मान लीजिए ग्लास का मीडियम। तो इस मीडियम में जो ये मीडियम है कितना परमिट कर रहा है कि इसके बीच इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, यानी हाउ मीडियम परमिट्स द इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है, और जितना ये हो रहा है वो एक मीडियम ही परमिशन देता है। तो इसी परमिशन के एक्सटेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसका डिफिनीशन है आपका स्टूडेंट, पहली बात ये कांस्टेंट है। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, जो कि सभी मीडियम के लिए डिफाइन है। डिफाइंड फॉर all medium to know how far the medium permits the electrical interaction between two charged bodies। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग इसका सिंबल देखते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंबल जो होता है इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इसका डायमेंशन देखते हैं, तो इसका डायमेंशन जो होता है स्टूडेंट होता है m पे -1, l पे -3, t पर 4 और a पर 2। ठीक है, +2 होता है। ये हो गया इसका डायमेंशन, और इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमको क्या पढ़ना है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टूडेंट रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया था कि 10th में जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी तरह से आपका एक परमिटिविटी है जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, और एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है जिसको हम एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक और टॉपिक आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भी दो टॉपिक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपने हम बताया था, जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते थे, वो टॉपिक। तो देखिए ये क्या होता है। द रेशियो ऑफ
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यानी किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है उसका, और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसी को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, यानी कि सिंपल हो गया, या तो इसको इससे रिप्रेजेंट कीजिए या के से रिप्रेजेंट कीजिए, और इसका वैल्यू होता है किसी मीडियम का परमिटिविटी और अपान में स्पेस की परमिटिविटी। तो इसे के से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा आप, वैक्यूम के लिए, किसके लिए, वैक्यूम यानी कि जहां पे कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होता है वो होता है 1। मेटल के लिए जो के की वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और वाटर के लिए जो होता है 18 होता है, 80 होता है, 80 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हमारा टॉपिक आज का जो हम लोग पढ़ने वाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक और टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है, अब यहां से एक नया टॉपिक जनरेट होगा, टॉपिक 2। अभी हम लोग टॉपिक 1 पढ़ रहे थे, यहां से टॉपिक 2 जनरेट होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट अगर आप अपने एक दैनिक जीवन के मजेदार एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तो आप अपने आसपास कुछ डॉग्स को देखते होंगे, कुछ कुत्तों लोग को देखते होंगे, कुत्ते को देखते होंगे, डॉग्स बोल सकते हैं। तो याद कीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से, तो एक डॉग जो होता है उसका एक अपना फील्ड होता है। ठीक है, वो उस जगह को छोड़ के जाता नहीं है, और जब दूसरे गांव से या दूसरे शहर से जब कोई डॉग आता है तो ये सब जो यहाँ के डॉग होते हैं उसको भौंकते हैं सब, या ये डरा डरा लगता है। तो इसका एक अपना जगह होता है और इसका एक अपना जगह होता है। उसी तरह एक चार्ज होता है, मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड होगा ना जिसमें कोई दूसरा चार्ज जैसे ही आएगा इस फील्ड में, इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज, यहां अगर ये चार्ज है इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे यहां पर आया, यहां पर चाहे यहां पर, इसके अंदर कहीं पे भी, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो जितने स्पेस में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इस चार्ज का। और जिस चार्ज को एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जनरली ये यूनिट टेस्ट चार्ज हम इसे लेते हैं, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव होता है और उसकी वैल्यू 1 होता है, ये याद रखिएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस, मतलब द स्पेस, या इसको रीजन बोल सकते हैं, द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज। ठीक है, बॉडी, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी within which another charge experience a force is called electric field of that charge। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बस ये स्पेस है या रीजन है किसी चार्ज
किसी चार्ज के चारों ओर का ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को एक फोर्स एक्सपीरियंस हो, उस क्षेत्र को, उस फील्ड को, हम रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और नया टॉपिक आएगा जिसका नाम है अपना, देखिए इसी को हम एडिट कर दे रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तो समझिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं आगे इसके बाद। तो हमने क्या बोला कि एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के अराउंड हमने क्या आपको बताया कि एक चार्ज है प्लस क्यू, इसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस होगा, ठीक है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस स्पेस को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज आया तो उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना, यानी कि उसका अगर मैग्नीट्यूड अगर हम बता रहे हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है पर यूनिट चार्ज, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखते हैं ई से, इसका फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, ये है आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, क्यू नॉट की वैल्यू कितना है, 1 है। तो जब 1 रखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, ठीक है, यही डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है, द फोर्स experienced by unit test positive charge at a point in an electric field, ठीक है, is known as electric field intensity at that point, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी पॉइंट पे, पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पे अगर मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो और पास आएगा तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट बोलना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस डिनोट किससे करते हैं, ई से, कैपिटल ई से, देखना आप साइलेंट नोट नहीं है, ये ई से डिनोट करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ई का फार्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट या क्यू नॉट, ठीक है। एफ का डायमेंशन अगर हम कहें तो एम एल टी पर -2 और क्यू का डायमेंशन हो गया एटी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका एम एल टी पे -3 ए पे -1, ठीक है। ये इसका डायमेंशन हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये हो गया इसका। अब स्टूडेंट याद रखना है आपको, यहां से इसके बाद एक नया टॉपिक आपका आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट किसी चार्ज के चारों ओर का एक रीजन होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसके चारों ओर हम कोई ऐसा लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम ड्रॉ तो कर नहीं सकते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चार्ज है, इसके चारों ओर हम कुछ लाइंस खींच रहे हैं, जो लाइंस जो है, ये लाइंस जो है ये ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ई के मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं और ई की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। तो इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फोर्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स लाइन, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, ठीक है, द इमेजिनरी
line drawn around a charge, ठीक है, which represents the strength and direction of an electric field. Electric field is known as इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है स्टूडेंट। किसी भी चार्ज के चारों ओर अगर हम ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनरी, जो क्या बता रहा है, ई के बारे में बता रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है, तो या डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा या कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होगी ना, सरफेस के नॉर्मली होगा, ठीक है, और बाहर की ओर होगा। कैसे होगा? बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर निकलते हुए जाएगा सरफेस के नॉर्मली ऐसे। और माइनस चार्ज के कारण तो होगा, लेकिन वो अंदर की ओर होगा। कैसे होगा? अंदर की ओर, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये टर्मिनेट होता है और ये इमर्ज होता है, यानी इससे बाहर निकलता है, इससे इमर्ज होता है, और इसमें ये आके यहाँ पे टर्मिनेट होता है। याद रखना है आपको, पहला प्रॉपर्टी। प्लस के कारण बाहर की ओर होता है और माइनस के कारण उसकी ओर होता है, अंदर की ओर होता है। दूसरा, अब याद रखिए कि अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, जैसे मान लीजिए डाइपोल हो गया प्लस माइनस, तो इसके कारण कर्व होती है। कैसी होती है? कर्व टाइप का। और ओपन भी होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओपन भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन केवल क्लोज कर्व होती है, ठीक है। तो ये अंतर है। थर्ड, कि अगर कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये तो हमने आपको बहुत बार बता चुका है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दो टेंजेंट जो होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। कितने डायरेक्शन को? टू डायरेक्शन को, यानी कि एक चीज का दो डायरेक्शन, जो कि क्या है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि सिंपल आपको क्या बोलना है कि पहला, कि पॉजिटिव के कारण इमर्ज होती है, बाहर की ओर जाती है, और इसके कारण टर्मिनेट होती है, अंदर की ओर आती है। ये दोनों टाइप का होता है, ओपन टाइप का भी होता है, कर्व टाइप का भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है, क्योंकि अगर काटेंगी तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दो टेंजेंट्स जो हैं वो दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एक ही पॉइंट पे, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। और अगर कहीं पे बहुत पास पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया गया है बहुत पास पास और बहुत दूर दूर बनाया गया है, तो क्राउडनेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर पैरेलल है तो यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हम कहीं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए हैं ऐसे, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर क्राउडनेस होगा, मतलब बहुत पास पास होगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अगर बहुत दूर दूर होगा तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका हम आपको नोट्स दे देंगे, आप इसको लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी मेटालिक स्लैब से पास नहीं करती हैं, ठीक है। कैन नॉट पास थ्रू मेटालिक स्लैब, मेटालिक स्लैब के अंदर नहीं जाती हैं, किसी कंडक्टर से नहीं पास करती हैं, ठीक है। और इनमें कभी भी ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यूअस होते हैं सब, ये कंटिन्यूअस होते हैं सब। तो ये प्रॉपर्टी हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे चलते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले हम एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो जाएगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहां पे हम लिख दे रहे हैं इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, मान लीजिए एक चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, लेट और चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, एक मीडियम में रखा गया है ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, at a r distance from this charge a point p is placed, एक पॉइंट p रखा गया है where we have to determine the intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे हमको क्या ज्ञात करना है, बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपको कोई चीज चाहिए, मतलब यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो इसीलिए हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस कर देंगे। तो फॉर दिस वी हैव टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रख रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रख दिया। वी हैव टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी, ठीक है। अब देखिए एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू नॉट है, तो इसके बीच फोर्स लगेगा, तो कूलॉम का लॉ लगा देंगे। कौन सा लॉ लगा देंगे, कूलॉम्स लॉ। हाँ, तो इसके लिए हमको एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पी प्लेस कर दिए। तो आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं हम लोग, कहाँ गया, हाँ, तो इसके बीच एक फोर्स लगेगा कूलॉम्स लॉ से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 जहाँ पे Q है और Q2 जहाँ पे Q नॉट है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r²। इक्वेशन 1 हो गया। उसका से क्या करेंगे, उसका से लिखेंगे बाय डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन क्या कहता है कि E जो होता है इक्वल टू होता है F अपान में Q नॉट के, ठीक है। तो F की वैल्यू हम रख देंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जब हम रखेंगे तो इक्वेशन 1 से हम रख देंगे F की वैल्यू कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान r², और अपान में क्या है, Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका फार्मूला आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान में r²। तो ये याद रखिएगा फार्मूला, इसी का हम यूज करेंगे अब आगे डाइपोल में, ठीक है, और आगे वाले टॉपिक्स में।